गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों का पावर प्लांट में पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर में आपको ऊर्जा से संबंधित चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन, तो उसमें भी ऊर्जा के बारे में, एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन था कि एनर्जी क्या है, ठीक है, और एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है ना। और उसके बाद एनर्जी को किन किन रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है, उनके तरीके क्या है, उनके माध्यम क्या है, इन सारी चीजों को आपने पढ़ा है। एनर्जी कितने टाइप्स की है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, और कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, तो बहुत सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है। और इनके सोर्स क्या क्या है, ठीक है। तो सोर्स में हो गया टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी के सोर्स हैं। केमिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। तो एनर्जी के टाइप्स भी आप जानते हैं। अब उसके बाद इसी कड़ी में आगे छोटी छोटी चीजें हम आपको थोड़ा बहुत नोट कराते चलेंगे, ठीक है। तो दो दो लाइन ज्यादा नहीं नोट कराएंगे, दो दो चार चार लाइन याद कराएंगे, ताकि जो चीजें आपके दिमाग से मिस्टेक हो गई हैं या भूल गई हैं तो पुनः आप उसको रिकवर कर लें, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है आपका है इंट्रोडक्शन संबंधित है। देखें जरा सिलेबस में क्या है। पावर जनरेशन से है, देखते हैं पावर जनरेशन का। चलिए इसी में है, पावर जनरेशन भी इसी में है। हेडिंग डालिएगा एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी लिखिएगा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लिखे? हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखिए पहला है हेडिंग, ऊर्जा क्या है, ठीक है। बेसिक से लेके चलते हैं पुनः शुरुआत से। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं क्योंकि बल लगाने से कार्य होता है। क्योंकि बल लगाने से कार्य होता है। बल लगाने से कार्य होता है, इसलिए बल लगाने की क्रिया, बल लगाने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कीजिए। अगर हमें ऊर्जा की स्थिति को देखना है कि ऊर्जा किन रूपों में हमें देखने को मिल सकती है ना, ऊर्जा हमें कैसे महसूस हो सकती है, कैसे हम उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो लिखिएगा ऊर्जा की स्थिति, ऊर्जा की उपस्थिति, ऊर्जा की उपस्थिति को क्या कहते हैं? जैसे दबाव, ऊर्जा की स्थिति को जैसे दबाव के रूप में देख सकते हैं, यानी प्रेशर। क्या हो गया? प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। और स्थिति, स्थिति का मतलब हो गया आपका पोजीशन, कि कोई भी वस्तु है तो उसकी पोजीशन क्या, वो किस स्थिति में है। फिर उसके बाद चलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब हो गया हीट से, ठीक है। हीट के रूप में हम क्या कर सकते हैं? ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। और एवं एवं भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल हो जाएगा। अ, आप तो ज़ूम कर पैकेज देख सकते होंगे शायद? अब देखिए, अच्छा देखिए अब आ रहा है कुछ? हाँ, अब वो क्या कर सकते हैं ना, आप अपना रिज़ॉल्यूशन जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं वहाँ से, तो आपको डायरेक्टली आपको कम रिज़ॉल्यूशन में सेटिंग किए होंगे तो वहाँ से आपको धुंधला दिखेगा। चलें आगे? नहीं है, रुकिए हम ज़रा देखते हैं, होता है यार कहीं। हाँ, हाँ, अच्छा रुकिए तो हाई क्वालिटी कर देता हूँ, चलिए। अब देखिए, अब हो गया आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए। तो देखिए, ऊर्जा की उपस्थिति को हम किस प्रकार से महसूस कर रहे थे, समझ रहे थे, या तो दबाव के रूप में जहाँ पे फोर्स या बल या दबाव महसूस हो रहा है, वहाँ पे तो क्या लग रहा है, ऊर्जा काम कर रही है, ठीक है। देखिए, पोजीशन किसी भी वस्तु की स्थिति किस प्रकार की है, ठीक है। हीट हीट के रूप में भी हम उसको महसूस कर रहे हैं, एवं भौतिक एवं रासायनिक संरचना, भौतिक एवं रासायनिक भौतिक एवं रासायनिक संरचना संरचना आदि पदार्थों में आदि पदार्थों में गुणों द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। हाँ, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, है ना। हाँ, फिजिकल। एंड रासायनिक का मतलब हो गया केमिकल कंस्ट्रक्शन या केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर। ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या है? ऊर्जा के, यहाँ दिख रहा होगा, ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या क्या है? जैसे में मैकेनिकल, यांत्रिकी, है ना, मैकेनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर उसके बाद हो जाएगा केमिकल, हीट लाइट साउंड, हीट लाइट साउंड, ठीक है, हीट लाइट साउंड, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर, पोटेंशियल एंड काइनेटिक इत्यादि। पोटेंशियल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक आदि है, ठीक है। ये ऊर्जा के विभिन्न रूप है, ठीक है। हो गया यहाँ तक नोट? रब करें। चलिए रब करता हूँ, अब इसके बाद आगे चलते हैं।
इसी में लिखना है अभी, ठीक है। अभी इसी में छोटी छोटी मात्रक वगैरह हैं, उनको भी साथ में नोट करते चलते हैं। जो भूला बिसरा है थोड़ा सा दिमाग में रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ऊर्जा पॉइंट डाल के लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे पॉइंट डाल के लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, ऊर्जा एक स्केलर राशि है। ऊर्जा एक स्केलर स्केलर राशि है। स्केलर का मतलब अदिश राशि, ठीक है। अब आगे लिखिएगा इसमें, ऊर्जा को मापने की इकाइयां ऊर्जा को मापने की इकाइयां ऊर्जा को मापने की इकाइयां कार्य की इकाइयों के समान होती है। कार्य के इकाइयों के कार्य के इकाइयों के समान होती है, ठीक है। हाँ, यूनिट यूनिट यानी मात्रक, है ना, यूनिट। हाँ, यूनिट। चलिए, कम से कम इस तरह से दिमाग पे जोर पड़ेगा तो काफी चीजें रिमाइंड होती रहेंगी कि इकाई को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इन इकाइयों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। एक तो किलोग्राम मीटर होता है। कौन सी होती है? किलोग्राम 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 मीटर, एक इकाई ये होती है ऊर्जा की, ठीक है। दूसरी होती है अर्ग। अर्ग, या इसको क्या कहते हैं, ERG, अर्ग, या डाइन सेंटीमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन सेंटीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक होता है जूल, ये भी एक क्या है, इकाई है, ठीक है। अब एक होता है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, ये भी क्या है, आपकी इकाई होती है ऊर्जा की। अब अगली है अश्व शक्ति। अश्व शक्ति घंटा, इसको क्या कहते हैं, हाफ पावर आवर, ठीक है। हाफ पावर आवर, ठीक है। किंतु ये सब कौन सी इकाइयां हैं? ये ये सभी ये सभी यांत्रिक इकाइयां हैं। क्या है? यांत्रिक इकाइयां हैं। डाइन सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर, हाँ, डाइन डाइन। हाँ, वो जो आप लोग कहते हैं ना, जब बचपन में दादा दादी हम लोगों को डराना होता था तो कहते थे ना कि बेटा शांत हो जाओ वरना डाइन आ जाएगी, डाइन आ जाएगी, है ना। तो ये वही वाले डाइन है, ठीक है। तो डाइन सेंटीमीटर। और यहाँ पे हो गया जूल, न्यूटन मीटर भी होता है, अश्व शक्ति घंटा भी होता है। लेकिन ये सभी इकाइयां जो है कौन सी होती हैं? यांत्रिक यूनिट्स होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल के केस में अगर एनर्जी की बात की जाए, इलेक्ट्रिकल के केस में अगर एनर्जी की बात की जाए तो उसको क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। वैद्युत के अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, वैद्युत अभियांत्रिकी या वैद्युत अभियंत्रण, वैद्युत अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कौन सी इकाई यूज होती है? किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा,
ठीक है, के डब्ल्यू एच, ठीक है, किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती। ठीक है, चले आगे। थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहिए। पिछले साल की तरह, पिछले सेमेस्टरों की तरह इस सेमेस्टर को भी हम और आप मिलकर के अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, इनके यूनिट की वैल्यू को नोट करते हैं, संबंधित सूत्र को, है ना। ऊर्जा की इन इकाइयों ऊर्जा की इकाइयों ऊर्जा की इकाइयों को निम्न संबंधों में, किसमें, निम्न संबंधों में परस्पर बदला जा सकता है या बदला जाता है। तो ये किस किस में बदला जा सकता है भाई? पहला, 1 किलोग्राम मीटर बराबर होता है 9.81 जूल। क्या होता है 1 किलोग्राम? ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर बराबर 9.81 जूल होता है। अब यहाँ पे लिखिएगा 1 जूल। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग या फिर कह सकते हैं डाइन। डाइन डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर। 1 जूल बराबर और एक तरीके से बदल सकते हैं इसको, 1 न्यूटन। न्यूटन मीटर। 1 हार्स। 1 हार्स पावर। 1 हार्स पावर घंटा, यानी कि HP लिख सकते हैं, 1 हार्स पावर आवर। ठीक है, बराबर होता है 2.7 2.7 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर। ठीक है, अब आगे है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 3.67 इंटू 10⁵ किलोग्राम मीटर। अब आगे है एक यूनिट और है, 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.27 इंटू 10⁻² kg/मीटर। ठीक है, या इसको और लिख सकते हैं 4.1868 किलो जूल।
ठीक है, नोट हो गया। कहाँ पे? हाँ, 3.67 हमने 2 डिजिट तक रखा है। हाँ, 10 पर घाते 5 ही है ये। निकाल के देखो जरा कितना आ रहा है, निकालिए वैल्यू आप। 6 आ रहा है क्या? देखिए निकाल के। अरे एक है ही, 1 किलो का मतलब हो गया वो। हाँ, 1000 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और 1 घंटा में 60 मिनट। हाँ, 1 घंटा में 60 मिनट वो हो जाएगा, प्लस 60 सेकेंड और हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए कितने पे आ गया है दशमलव। 1 गुणते 1000 ये हो जाएगा, प्लस 60 60, है ना? 36 ये हो जाएगा, इसको इसको मिला के। और उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यही होगा ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 3.6 कर लीजिए, सीधा सीधा चलिए, सही कह रहे हैं। ठीक है, 3.6 गुणते 10 पर घाते। अब हुआ सही? और कहीं कोई दिक्कत? रफ करें इसको। अब अगली हेडिंग डालिएगा पावर। क्या डालेंगे? पावर लिखिएगा। चलिए, पावर के बारे में। ऊर्जा प्रवाह की दर को, पावर लिखिएगा, पावर यानी शक्ति। देखिए, ऊर्जा प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा प्रवाह की दर को शक्ति यानी पावर कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में प्रयोग की गई ऊर्जा, प्रयोग की गई ऊर्जा क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह की दर को शक्ति कहते हैं, या कह सकते हैं कि प्रति इकाई समय में, यानी किसी क्षण से, किसी प्रति इकाई समय, एकांक समय में प्रयोग की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अब आगे चलिएगा, शक्ति की इकाइयां किन किन रूपों में रिप्रेजेंट की जाती है? ठीक है, तो शक्ति की जो इकाइयां हैं
शक्ति की इकाइयाँ। यूनिट यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो ये कौन कौन सी इकाइयाँ हैं? किलोग्राम, यानी यांत्रिकी के संबंध में यांत्रिक इकाइयाँ जो होती हैं, यांत्रिक इकाइयाँ कौन कौन सी होती हैं? किलोग्राम प्रति मिनट, किलोग्राम प्रति मिनट, किलोग्राम प्रति मिनट, किलोग्राम मीटर प्रति मिनट, किलोग्राम मीटर प्रति मिनट होता है। ठीक है, दूसरा होता है हार्स पावर। हार्स पावर, ठीक है, हार्स पावर यानी अश्व शक्ति। और इलेक्ट्रिकल इकाइयाँ क्या होती हैं? इलेक्ट्रिकल यूनिट यानी वैद्युत इकाई। वैद्युत इकाई होती है हमारी किलोवाट। किलोवाट, किलो वोल्ट एम्पियर, या एक होती है किलो वोल्ट एम्पियर। थोड़ा सा ये बड़ा धुंधला चल रहा है। ये इकाइयाँ किन किन से संबंधित है, इनके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। एक हार्स पावर बराबर होता है 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट। एक मिनट जरा देखते हैं दूसरा कोई है। अब आगे लिखिएगा, इसी में दिख रहा होगा इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है कि नहीं रेड वाला? 0.7355 किलो वाट। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। और एक वाट बराबर क्या होता है? एक वाट को कितने में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक वोल्ट, एक वोल्ट एम्पियर। ठीक है, एक वाट बराबर एक वोल्ट एम्पियर। अब होगा एक मेगावाट। एक मेगावाट बराबर 10⁶ वाट। हो गया। एक चीज ये बताइए,
हवा एक कैसा प्रोडक्ट है, कुछ बताएंगे? हेलो, क्या आप लोग सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, तो देखो, हवा एक नेचुरल उत्पाद है ना, प्रकृति द्वारा। इसमें कृत्रिम कोई मिलावट नहीं कि हवा को कोई और बना दे। ठीक है, तो यानी कि बिजली जो है, जो हमारी एनर्जी है, उसको हम निर्मित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो अब देखिए, अब आपको ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा, पावर क्या होती है, पावर के बारे में जाना। अब आपको अगले पॉइंट में ये बताया जाएगा कि विद्युत शक्ति का उत्पादन कैसे होता है। तो जहां जरूरत पड़ेगी मैं लिखवा दूंगा, सुनिएगा। विद्युत शक्ति एक निर्मित उत्पाद है। कैसा उत्पाद है? निर्मित उत्पाद है। इसको निर्मित किया जाता है। कैसे किया जाता है? विद्युत शक्ति एक निर्मित उत्पाद है। अन्य निर्मित उत्पाद जैसे मशीन टूल, कपड़ा तथा सामान्य उपयोगी वस्तुओं आदि के लिए जिस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्रकार की वस्तु हो, कपड़ा हो, छड़ हो, या कोई खाने पीने की सामग्री हो, उसको निर्मित करने के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसको हम एक खाद्य पदार्थ के रूप में उत्पादित करते हैं। लेकिन जब विद्युत की बात आती है, तो विद्युत के क्षेत्र में विद्युत को उत्पादित करने के लिए करते क्या है कि हमें सूर्य की ऊर्जा को, या नदी बांधों में जो जल स्टोर है, उसको क्या काम करते हैं, विद्युत को उत्पादित करने के लिए उनमें निहित ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो हम विद्युत को उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। डैम का पानी हम एक प्राइम मूवर के ऊपर गिराते हैं, छोड़ते हैं। जब हमारा प्राइम मूवर घूमता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, तब जा करके हमें उससे विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, तब हम लोग जाकर के विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो अब इनमें विद्युत के उत्पादन में देखिए कौन कौन सी कड़ियां हैं कि विद्युत को उत्पादन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। विद्युत विद्युत शक्ति उत्पादन। चलिए विद्युत शक्ति उत्पादन की तरफ चलते हैं। तो विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए हमें कच्चे माल के रूप में क्या प्राप्त होता है? हमें कच्चे माल के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रकृति में विद्यमान जल है, न्यूक्लियर संवर्धन है, सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है। इन सारी चीजों का हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए पहला चीज जो चाहिए हमें, प्राइम मूवर चाहिए। पहला क्या है? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथम चालक। ठीक है, प्राइम मूवर मतलब प्रथम चालक हो गया। दूसरा सेकेंडरी मूवर। सेकेंडरी मूवर यानी द्वितीय चालक या द्वितीय चालक। और तीसरा होता है माध्यमिक ऊर्जाएं, इंटरमीडिएट एनर्जी। इंटर इंटरमीडिएट एनर्जी। ठीक है, यानी कि माध्यमिक ऊर्जाएं। ठीक है,
अब प्रथम चालक में क्या आएगा आपका? प्रथम चालक में प्राकृतिक का उपयोग, प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके लिखिएगा, इसमें लिख लीजिए, प्रथम चालक हेडिंग डाल के इसमें लिख लीजिए। प्रथम चालक में लिखिएगा, प्राकृतिक ऊर्जा के प्रयोग से चलने वाली युक्तियां, प्राकृतिक प्राकृतिक ऊर्जा के उपयोग से चलने वाली युक्ति को प्रथम चालक कहते हैं। प्रथम चालक क्या हुआ? जो प्राकृतिक एनर्जी के माध्यम से हम जिस डिवाइस को या जिस युक्ति को चलाते हैं, किसी युक्ति को चलाने के लिए अगर हम प्राकृतिक एनर्जी का उपयोग करते हैं तो क्या कहला गया? वह प्राकृतिक चालक या प्रथम चालक कहलाया। दूसरा है द्वितीय चालक। अब देखिए, अब द्वितीय चालक में क्या कहा जा रहा है? अप्राकृतिक ऊर्जा के उपयोग द्वारा, अप्राकृतिक यानी कि जो ऊर्जा प्राकृतिक नहीं हो बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा को किसी माध्यम के द्वारा हम दूसरी एनर्जी में तब्दील करते हैं या परिवर्तित करते हैं, उसको अप्राकृतिक ऊर्जा कहते हैं। अप्राकृतिक ऊर्जा, अप्राकृतिक ऊर्जा से चलने वाली युक्ति, अप्राकृतिक ऊर्जा से चलने वाली युक्ति को द्वितीय चालक कहते हैं। द्वितीय चालक कहते हैं। माध्यमिक ऊर्जा, एक एग्जाम्पल भी इसमें लिख लीजिए, द्वितीय चालक में क्या हो सकता है? उदाहरण के रूप में इंजन या टरबाइन, जैसे इंजन या टरबाइन, ठीक है, इंजन या टरबाइन। प्रथम चालक में भी क्या हो गया? प्राकृतिक ऊर्जा से ही क्या चलाएंगे हम? प्राकृतिक एनर्जी से ही क्या चलाएंगे हम? या तो इंजन चलाएंगे या फिर हम टरबाइन चलाएंगे, ठीक है। अब इस टरबाइन या इंजन के द्वारा जो एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है तो वो किसके द्वारा हो रही है? वो द्वितीय चालक के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो जब द्वितीय चालक द्वारा हमें ऊर्जा जो प्राप्त होगी, इंजन या टरबाइन के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी, वो क्या होगी? फाइनल स्टेज में पहुंचने से पहले, यानी कि विद्युत उत्पादन के पास पहुंचने से पहले जो बीच में है उसको क्या कहते हैं? माध्यमिक ऊर्जाएं कहते हैं। माध्यमिक ऊर्जा, है ना, माध्यमिक ऊर्जा स्टेज या लेवल, है ना, जो होता है उसमें क्या होगा? लिखिएगा, उपरोक्त उदाहरण में विद्युत शक्ति उत्पादन के, उपरोक्त उदाहरण में, ठीक है, यानी कि प्रथम चालक एवं द्वितीय चालक, प्रथम चालक एवं द्वितीय चालक में विद्युत शक्ति उत्पादन, विद्युत शक्ति उत्पादन, विद्युत शक्ति उत्पादन के अंतर्गत उष्मीय या यांत्रिक ऊर्जाएं
यांत्रिक ऊर्जाएं कामा नीचे नहीं दिख रहा। उपरोक्त उदाहरण में आप लिख सकते हैं प्रथम चालक एवं द्वितीय चालक में विद्युत शक्ति उत्पादन के अंतर्गत ऊष्मीय या यांत्रिक ऊर्जाएं ही माध्यमिक ऊर्जाएं कहलाती हैं। ठीक है। उसमें ठीक है, बता देता हूँ। एक्चुअली में क्या है ना, इंग्लिश की इंग्लिश वाला मटेरियल मेरे पास नहीं है ना, नहीं तो हम उसी से नोट करा दिए होते। कुछ लड़कों को जैसे इंग्लिश में चाहिए तो नोट करा सकते हो तो बच सकते हैं। हाँ, क्या कहना है, देखिए द डिवाइस, यहाँ पे लिख सकते हैं द डिवाइस विच इज ड्राइवन बाय नेचुरल एनर्जी इज कॉल्ड प्राइमरी प्राइम मूवर कहलाएगा। ठीक है, प्राइम मूवर। हाँ हाँ हाँ, इंटरमीडिएट एनर्जी के। तो दिस इज, या फिर लिखिए इट इज द स्टेज बिटवीन, इट इज अ स्टेज बिटवीन रुक जाइए। उपरोक्त उदाहरण में विद्युत शक्ति उत्पादन के अंतर्गत ऊष्मीय या यांत्रिक ऊर्जाएं, ऊष्मीय, हाँ ठीक है, लिखिए 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 लिखिए। इट इज अ स्टेज ऑफ हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी, heat and mechanical energy which is called intermediate energies। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, अब देखिए हम एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, हम आपको उसके माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये देखिए, देखिए नीचे वाले में मैंने यही लिखा है कि प्रथम चालक एवं द्वितीय चालक के द्वारा जो उत्पादन होता है, क्या उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। प्रथम चालक प्राइम मूवर एंड सेकेंडरी मूवर के द्वारा जो हमारी ऊर्जा उत्पादित होती है उसी को क्या कहते हैं, माध्यमिक एनर्जी कहते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये डैम है, ठीक है, ये डैम हो गया, इस डैम में पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कोई टरबाइन लगा हुआ है ना, ये हमारा टरबाइन लगा है, टरबाइन। अब सोचने वाली बात है कि जब यहाँ से पानी इस टरबाइन पर पहुंचता है तो क्या होगा, जब पानी इस टरबाइन की ब्लेडों से टकराता है तो हमारा ब्लेड क्या करता है, टरबाइन का रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, रोटेट करेगा, बिल्कुल रोटेट करेगा। तो अब ये देखिए, ये कौन सी एनर्जी हो गई इसमें, इसमें जो प्राकृतिक एनर्जी है, कौन सा, नेचुरल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा जल है इस डैम में या नदी में, जो हमारा जल है वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। तो अब इस प्राकृतिक जल के द्वारा हम इस टरबाइन के ऊपर, ब्लेड के ऊपर जो फोर्स डालते हैं, पेन स्टॉक द्वारा जब पानी को ऊंचाई से ब्लेड पे गिराते हैं तो क्या करता है, ये रोटेट करता है। यानी कि प्राकृतिक एनर्जी को, यानी नेचुरल एनर्जी को क्या किया हमने, प्राइम मूवर को दिया। प्राइम मूवर जब हमारा रोटेट किया तो प्राइम मूवर किसी न किसी माध्यम से हमारा इंजन वगैरह से जोड़ा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा टरबाइन हमने यूज किया है तो यहाँ पे हम सीधा जनरेटर का उसका इस्तेमाल करेंगे, अल्टरनेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अल्टरनेटर कह सकते हैं या जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जब हमारा टरबाइन रोटेट करेगा, कैसे रोटेट करेगा, जब नेचुरल एनर्जी जब इसके ऊपर
लगेगा, अप्लाई होगा, तो ब्लेड जब इसका अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इसकी शाफ्ट जो है ये भी अपने एक्सिस पे घूमेगी, ठीक है? टरबाइन की शाफ्ट भी अपने एक्सिस पे घूमेगी। तो इस शाफ्ट पे जो एनर्जी काम कर रही है वो इंटरमीडिएट एनर्जी काम करेगी। क्या करेगी? इंटरमीडिएट एनर्जी काम करेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से तो प्राकृतिक एनर्जी आई और इसके ऊपर क्या दिया? मैकेनिकल एनर्जी एक्सर्ट किया, ठीक है? मैकेनिकल एनर्जी यानी उसको अपने एक्सिस पे घुमाने का प्रयास किया, यानी घूर्णी गति इस टरबाइन के एक्सिस पे कार्य किया। तो जब घूर्णी गति टरबाइन के एक्सिस पे कार्य करता है तो टरबाइन उस घूर्णी गति को या एनर्जी को टरबाइन के शाफ्ट के ऊपर ट्रांसफर करती है। क्या हुआ? यहाँ से प्राकृतिक एनर्जी इस ब्लेड पे मैकेनिकल एनर्जी को एक्सर्ट करके इसको घुमाती है। जब यह घूमता है तो इससे जो घूर्णी, क्या कहते हैं, घूर्णी गति ऊर्जा, घूर्णी गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जा रही है? शाफ्ट के ऊपर। घूर्णी का मतलब होता है रोटरी, रोट रोटेटरी रोटेटरी मतलब कोई चीज यार अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसको घूर्णी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? घूर्णी कहने का मतलब रोटेटरी। जब कोई चीज अपने एक्सिस पे घूमती है, गोल गोल पहिए लगा रहता है ना, व्हील लगे होते हैं उसमें, तो इसी को हमने क्या कहा? रोटेटरी यानी घूर्णी गति कहा हमने। तो ये मैकेनिकल एनर्जी उसको क्या किया? रोटेटरी एनर्जी में, टरबाइन को रोटेटरी एनर्जी में कन्वर्ट किया, ठीक है? अब इसी रोटेटरी एनर्जी को क्या किया? ट्रांसफर कर रहा है हमारे टरबाइन से जनरेटर के बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, शाफ्ट के माध्यम से टरबाइन और जनरेटर जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होकर के टरबाइन से कहाँ जाएगी? शाफ्ट के माध्यम से जनरेटर के पास जाएगी। अब जनरेटर क्या काम करेगा? इस मध्यस्तरीय ऊर्जा को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा विद्युत में। किसमें कन्वर्ट करेगा? विद्युत आउटपुट के रूप में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? यानी कि प्राकृतिक ऊर्जा को टरबाइन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। इस मैकेनिकल एनर्जी को शाफ्ट के ऊपर हस्तांतरित किया गया, यानी ट्रांसफर किया गया, और यह शाफ्ट द्वारा हस्तांतरित यानी ट्रांसफर एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर के शाफ्ट पे कपल्ड करके जनरेटर को घुमाने का प्रयास किया गया या घुमाया गया। तो जब जनरेटर अपने एक्सिस पे घूमने का कार्य करना आरंभ करता है तो उसके बाद हमको कहाँ, वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है? बात समझ में आई? तो यानी हमारा एक हो गया, यहाँ से एनर्जी आई, हमारा कहाँ गया? ये प्राइम मूवर हो गया। तो यहाँ पे तो हमने केवल टरबाइन लगाया। अगर टरबाइन ना होता तो क्या करते? यहाँ पे इंजन लगाते। इंजन में क्या करते? हम प्राकृतिक ऑयल डालते, ठीक है? डीजल या पेट्रोल, जिस माध्यम से, जिस तरीके का हमारा प्लांट है। इंटरमीडिएट, नहीं नहीं नहीं, हाँ, हाँ हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे कि हीट एनर्जी कहते क्या, जैसे सूर्य की एनर्जी आ रही है, सूर्य की एनर्जी आ रही है तो सोलर पैनल पे टकरा रही है, तो वो हीट एनर्जी ही तो है। प्राकृतिक एनर्जी जो सनलाइट में जो ऊर्जा है वो क्या हो रहा है? हीट के रूप में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद हम उसको बैटरी में स्टोर करके क्या कर रहे हैं? बैटरी में स्टोर कर ले रहे हैं, फिर इन्वर्टर लगा करके हम उसको विद्युत में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि उसमें ऊर्जा भी वहाँ इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है और मैकेनिकल एनर्जी का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पे। यहाँ के लिए मैकेनिकल एनर्जी सेंटेंस काम करेगा। और उसमें ऊर्जा जहाँ बात आती है तो जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, तो वहाँ पे उसमें शब्द का इस्तेमाल उचित होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, देखो फिर एक बार फिर से देख लो, बहुत क्या है ना, देखिए, दो शब्द यहाँ पे उष्मीय शब्द का भी हमने जिक्र किया है और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का भी जिक्र किया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमारा यहाँ पे प्राकृतिक जो जल है हमारा, ये क्या है? जल है। तो जल कहीं ऊंचाई पे हमने इसको स्टोर कर लिया है बांध बना करके, ठीक है?
अब इस जल में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा है ना, जल हमारा स्थिर है डैम के अंदर, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, अब इस जल को हम यहाँ से इस दीवार में थोड़ा सा खोल करके यहाँ पे हमने पेन स्टॉक लगा दिया। क्या लगा दिया? पेन स्टॉक लगा दिया, और यहाँ पे हमने टरबाइन सेट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें से पानी जो है खूब तेजी से आएगा भाई, ऊंचाई काफी है। डैम भी कई प्रकार के होते हैं, लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई। जैसे पेन स्टॉक, पेन, हाँ हाँ हाँ, मीडियम। अभी अभी आगे बहुत सारी चीजें, अभी तो पूरी ये पूरा पावर प्लांट इन्हीं चीजों पे टिका ही है। तो बस मैं अभी आपको बस एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, बेसिक चीजें जो आपके दिमाग से भूल चुकी होंगी, मैं उसको रिमाइंड करा रहा हूँ। हाल आप लोगों ने इस सारी चीजों को अभी अभी आपने पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन में भी थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा रहा है इसका। खैर, आगे चलिए। देखिए, जब इसमें जल भरा हुआ है, प्राकृतिक जल भरा हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई ऊर्जा स्थिर होगी। ठीक है, कोई ना कोई तो ऊर्जा विद्यमान है इसमें। तो वह स्थितिज ऊर्जा, जल की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या किए यहाँ पे, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किए। किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो जल की स्थितिज ऊर्जा इस पेनस्टॉक से ढलान पे, किसमें, इस लेवल ऊंचाई से नीचे, यानी कि हायर लेवल है और ये लोअर लेवल है। ठीक है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जब बढ़ेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। तो पानी की गतिज ऊर्जा, है ना, जब हमारे टरबाइन के, किसके, टरबाइन के ब्लेडों से बने हुए कप में, ये कप है, क्या है, कप टाइप में, ऐसे कप टाइप में बना हुआ है, इस तरीके से कप टाइप में। ठीक है, तो इस तरीके से जब कप है तो इस कप में पानी जाएगा, कहाँ जाएगा, इस कप में। जब पानी जब टकराएगा तो इसको इधर की तरफ धक्का देगा, और फिर ये वाला कप नीचे की तरफ आएगा तो फिर उसमें पानी धक्का देगा तो ये फिर इधर की तरफ घूमेगा। इस तरीके से क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। यानी कि पानी की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, और इस गतिज ऊर्जा के द्वारा जो मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी का उत्पादन कहाँ पर होता है, टरबाइन के एक्सिस पर। टरबाइन के एक्सिस पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तो यानी रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, रोटेटरी। रोटेटरी का मतलब घूर्णी मैकेनिकल यानी यांत्रिक ऊर्जा। तो जब हमारा पानी की ऊर्जा घूर्णी यानी रोटेटरी मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट हो गया, तो इसी के साथ से जुड़ा हुआ हमारा जो है जनरेटर होता है। जनरेटर हमारे पास ये रखा हुआ है। ठीक है, इस जनरेटर की जो शेफ्ट है, इस शेफ्ट को क्या करते हैं, टरबाइन के शेफ्ट के साथ जोड़ देते हैं ना, कपलिंग कर देते हैं। ठीक है, कपलिंग कर दिया हमने। ठीक है, ये हमारी कपलिंग हो गई। अब हमने इसको कपल कर दिया, तो जब मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन के रोटेटरी पोर्शन से या एक्सिस से कहाँ ट्रांसफर होगी, शाफ्ट के माध्यम से, शाफ्ट के माध्यम से जनरेटर को ट्रांसफर होगी। तो जनरेटर अपने एक्सिस पे जब घूमना आरंभ करता है तो क्या उत्पन्न होगा, इसके आउटपुट में हमको प्राप्त होगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। विद्युत ऊर्जा कैसे उत्पादित होगी, जब हमारा जनरेटर रोटेट करेगा। जनरेटर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर की ये प्रॉपर्टी होती है। तो विद्युत ऊर्जा को उत्पादन करने से पहले बीच में जो प्रोसेस हो रहे हैं, ये हमारे क्या हो रहा है, ऊर्जा के जो बदलाव हो रहे हैं हर जगह पे, ये हमारे क्या हो गए, इंटरमीडिएट एनर्जी सोर्स कहलाते हैं या इंटरमीडिएट एनर्जी कहलाता है। ये यहाँ पे कौन सा एनर्जी कहलाएगा, प्राकृतिक एनर्जी कहलाएगा। कौन सा, नेचुरल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी। अब इसको हमने स्लोप देके पेनस्टॉक के माध्यम से गतिज एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, गतिज एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये गतिज एनर्जी हमारे क्या कहते हैं, टरबाइन को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर को फिर से
मैकेनिकल एनर्जी घुमाने का प्रयास करती है या घुमाने का कार्य करती है। टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, वो जनरेटर के शाफ्ट को घुमाने का कार्य करती है और जब जनरेटर अपने एक्सिस पे घूमना शुरू कर देता है, तो विद्युत शक्ति का उत्पादन आरंभ हो जाता है। बात समझ में आई यहाँ तक? बताइए। कोई अभी भी कोई कंफ्यूजन है? और दूसरी बात, हमने हमने एक उसमें शब्द लिखवाया था उष्मीय ऊर्जा। ये आप लोगों को दिमाग ये आप लोगों के दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा था कि सर ने यहाँ पे उष्मीय ऊर्जा लिखाया है और हमें बता रहे हैं यहाँ पे तो उष्मीय ऊर्जा हमें कहीं देखने को मिला नहीं। तो उष्मीय ऊर्जा यूज करने का मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये था कि देखिए, सूर्य की सॉरी विद्युत शक्ति के उत्पादन में केवल जल का ही बड़ा योगदान नहीं है, अन्य सारी चीजें भी हैं। जैसे कह सकते हैं विद्युत शक्ति के उत्पादन के लिए क्या करते हैं, कोयले से भी तो विद्युत का उत्पादन होता है। डैम यानी कि हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जल के माध्यम से तो बिजली का उत्पादन हो सकता है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा से भी तो विद्युत शक्ति का उत्पादन हो सकता है। ठीक है। और जियोथर्मल एनर्जी यानी भूगर्भीय उष्मा से भी तो विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। और सोलर एनर्जी, सोलर ऊर्जा से भी तो विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन सोलर ऊर्जा के केस में क्या हो रहा है कि सूर्य द्वारा जो विकिरण निकल रही है, सूर्य द्वारा, ये हमारा हो गया क्या, सूर्य, ये हमारा सूर्य है। तो इस सूर्य से जो भी किरणें निकल के आ रही हैं, ठीक है, तो ये हमारे एक सोलर पैनल जो लगा हुआ है इस पे पड़ेंगी। ठीक है। तो सोलर एनर्जी, ये सोलर प्लेट है, इस सोलर प्लेट पर जब आकर के सूर्य की किरणें टकराती हैं तो सूर्य की किरणों में जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा का इसमें इलेक्ट्रॉनिक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल होता है। उसमें क्या होता है कि जो फोटॉन्स होते हैं, है ना, इस प्लेट में सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है, तो इस पे जब टकराता है तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट होते हैं। ठीक है। हीट होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन अपने स्थान में अदला बदली करते हैं, परिवर्तन करते हैं या मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे ही इनमें मूवमेंट शुरू होता है तो क्या होगा, इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपने पी टाइप एन टाइप पढ़ा होगा, है ना, एक तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे में होल होते हैं। ठीक है। तो अब इन सेमीकंडक्टर मटेरियल के द्वारा सूर्य के एनर्जी को स्टोर करते हैं और हम इसे एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, जोड़ देते हैं। अब ये सूर्य की उष्मीय ऊर्जा को क्या किया हमने, बैटरी में स्टोर कर लिया सोलर पैनल के द्वारा। सोलर पैनल के माध्यम से हमने इसको एक बैटरी में स्टोर कर दिया। बैटरी में स्टोर करने के बाद अब हम यहाँ पर इन्वर्टर लगा करके इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। इन्वर्ट करके इसको हम एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसलिए हमने वहां पे उष्मीय ऊर्जा का भी प्रयोग किया था सेंटेंस। अब आगे चले। अभी तो बस ये छोटा छोटा बेसिक चीजें हैं, इंट्रो है। ठीक है। अभी आगे चलेगा कि कैसे कैसे ऊष्मा चक्र होता है पावर प्लांट में, जो है विद्युत शक्ति के उत्पादन करने के सिलसिले में हमें कौन कौन से चक्र, एडियाबैटिक, है ना, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस हैं। इन सारे प्रोसेस को पढ़ना है। फिर उसके बाद अगले सेक्शन में तीसरे चौथे चैप्टर में जाएंगे तो वहां पे आपको जल के द्वारा कैसे विद्युत शक्ति उत्पादन हो रहा है, डीजल के द्वारा कैसे विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और सोलर एनर्जी के द्वारा कैसे विद्युत शक्ति का उत्पादन हो रहा है,
ठीक है। फिर उसके बाद कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ये सब आगे एक विस्तृत चैप्टर पड़ा हुआ है, पढ़ना है आप लोगों को। और उसके बाद थोड़ा बहुत फ्यूल सेल के बारे में भी है, ठीक है। तो अभी आगे बहुत कुछ पढ़ना है आपको। अब देखिए, इसी जो अभी अभी आपने लिखा था इंटरमीडिएट एनर्जी, हमने लिखवाया था ना माध्यमिक ऊर्जाएं, इसी में 2 लाइनें और लिखवानी थी, जो अभी छूट गया था, माध्यमिक ऊर्जाएं। जगह बचा है कि नहीं नीचे लिखने के लिए आप लोगों के? है? हाँ, पूरा बाकी है ना, तो उसी में लिखिएगा, अनुसंधानों द्वारा, अनुसंधानों द्वारा यानी रिसर्च, अनुसंधानों द्वारा बहुत सी ऐसी विधियों का, बहुत सी ऐसी विधियां विकसित की जा रही हैं, अनुसंधान द्वारा बहुत सी ऐसी विधियां यानी तकनीकी विधियां विकसित की जा रही हैं। क्या की जा रही हैं? विकसित की जा रही हैं, जिनके द्वारा माध्यमिक ऊर्जाएं, जिनके द्वारा माध्यमिक इंटरमीडिएट एनर्जी उपयोग किए बिना ही, उपयोग किए बिना ही, उपयोग किए बिना ही या प्रथम चालक, उपयोग किए बिना ही विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सके, विद्युत शक्ति प्राप्त की जा सके। लीजिए, ये लाइन भी आप लोगों के सामने आ ही गई, ठीक है। जो मैं कह रहा था, जो मैं कह रहा था कि टाइडल एनर्जी के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, जियोथर्मल एनर्जी के माध्यम से, या फिर एमएचडी के माध्यम से हम विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सारी आधुनिक रिसर्च के आधार पर ये प्राप्त किया गया है, ठीक है। वही चीज हमने अभी आपको यहाँ लिखाया है कि अनुसंधानों द्वारा यानी रिसर्च के द्वारा बहुत से ऐसी विधियों का विकास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम इंटरमीडिएट एनर्जी का उपयोग किए बिना ही, यानी कि डायरेक्ट हम विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकें, ठीक है। कोई इंटरमीडिएट शक्ति की आवश्यकता न पड़े। उसमें क्या है कि लॉसेस हो जाती है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, फिर उस दूसरे रूप को तीसरे रूप में इस्तेमाल करना। तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी हमारी फालतू की वेस्ट होती है। क्या होती है? एनर्जी हमारा फालतू का इन्वेस्ट होता है। तो हम उन चीजों को न करके और कॉम्प्लिकेट न करके उसको बहुत सिंपल तरीके में हम विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सके, इसलिए अनुसंधानों द्वारा नई नई विधियों का, नई नई खोज का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे इंटरमीडिएट एनर्जी का उपयोग किए बिना ही, प्रथम चालक का भी उपयोग किए बिना ही विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सके, ठीक है। अब जैसे सोलर एनर्जी है, तो उसमें हमें प्रथम चालक की आवश्यकता नहीं है। प्रथम चालक क्या हुआ? प्रथम चालक वह युक्ति है, वह डिवाइस है जो प्राकृतिक एनर्जी के द्वारा उसको चलाया जाता है। तो क्या कहलाता है? प्राइम मूवर कहलाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें प्राइम मूवर की आवश्यकता ही ना पड़े और इंटरमीडिएट एनर्जी की भी आवश्यकता ना पड़े, सीधे डायरेक्टली हम उसको क्या कर सकते हैं, एक ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत शक्ति के उत्पादन में ही डायरेक्टली किया कर सके, ठीक है। तो ऐसी विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं? ऐसी विधियां, ऐसी विधियां, ऐसी विधियां मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, मैग्नेटो
हाइड्रो डायनामिक डायनामिक जिसको कहते हैं MHD MHD। और दूसरा है तापीय परिवर्तक तापीय परिवर्तक तापीय परिवर्तक तापीय परिवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं थर्मो थर्मो थर्मोआयनिक कन्वर्टर थर्मोआयनिक कन्वर्टर। और नेक्स्ट है, इसी में कमा लगा के लिखिएगा, ऊष्मीय विद्युत जनित्र ऊष्मीय विद्युत जनित्र है ना, यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, ये सारी तकनीकियां डेवलप की जा चुकी हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? MHD यानी मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक हो गया, दूसरा हो गया थर्मो आयनिक कन्वर्टर हो गया, और तीसरा हो गया थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये 3 तरीके और नए नए डेवलप किए गए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट और नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 पॉइंट और नोट करा के क्लास ओवर कर दे। जी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अरे अभी आप लोगों को इसमें पढ़ना, अभी थर्ड ईयर में भी ये सारी चीजें हैं। थर्ड ईयर में जब पहुंचेंगे आप ना, तो थर्ड ईयर में भी एक है क्या, अभी भी नया जो सब्जेक्ट लगा था, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी है, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो RSC जो है नहीं है, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, तो उसमें भी आप लोगों को यही सारी पूरा पावर प्लांट का लगभग लगभग काफी हद तक हिस्सा उसमें है, वहां भी अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वहां पे केवल सोलर पैनल के द्वारा विद्युत का उत्पादन कैसे होता है डिस्क्राइब किया जाएगा विस्तार से। ठीक है, ये सेमेस्टर पार होकर जैसे अगले सेमेस्टर में पहुंचेंगे ना, तो तुरंत RSC अगले सेमेस्टर में मिलेगा पढ़ने के लिए आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीजें थर्ड ईयर में भी पढ़ने के लिए रहने दीजिए। हालांकि हम कोशिश करेंगे आप लोगों को यहीं क्लियर कर दें, ताकि मुझे थर्ड ईयर में आपके पीछे ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना हो। आप लोग पहले से ही होनहार और विलक्षण प्रतिभा के धनी हो जाए। ठीक है, देखिए, ऊर्जा के स्रोत, एक्चुअली में क्या है ना, हमारा उद्देश्य ये है कि कोई चीज ऐसी ना हो जो छूट जाए, बड़ा सोच के चलना है, क्योंकि कम समय है और उसी कम समय में मुझे बहुत सारी चीजें पकड़ के चलनी है ना, क्योंकि थर्ड ईयर में आप लोगों को बहुत जरूरी ये सब चीजें हैं जो यही दे दें। ठीक है, देखिए, ऊर्जा के सोर्स कौन कौन से हैं? ऊर्जा के सोर्स निम्न प्रकार है, ऊर्जा के विभिन्न सोर्स निम्न प्रकार है, लिखिएगा, ऊर्जा के विभिन्न सोर्स निम्न प्रकार है। पहला कौन सा है? पहला फ्यूल, बिना फ्यूल के कोई हो नहीं करेगा। ठीक है, बिना फ्यूल के कोई एनर्जी, एक एनर्जी क्या 2-3 एनर्जी भी जनरेट करनी होगी तो नहीं कर सकते। 2-3 एनर्जी जनरेट करने का मतलब क्या हुआ? चलिए सुनिएगा, कि अगर हमारे पास क्या है, कोयला है, तो देखो कोयला से हम 2-3 एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं। कोयले को लिया हमने, एक भट्टी में डाल दिया, कोयला भट्टी में जलना शुरू हो गया। अब जब कोयले की ऊष्मा जो निकल रही है, उससे हमने एक ड्रम रखा,
या कुकर रखा, या कह सकते हैं एक बॉयलर रख दिया। अब बॉयलर में हमने पानी भर दिया, तो बॉयलर का पानी गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगा। तो यानी कि हमने कोयले के दहन से उसकी ऊर्जा को रूपांतरित करके बॉयलर में रखे हुए पानी को भाप ऊर्जा में बदल दिया, स्टीम एनर्जी में। अब उस स्टीम एनर्जी से हमने स्टीम टरबाइन को चलाया, स्टीम टरबाइन को चलाया। जब हमारा स्टीम टरबाइन चलना आरंभ हुआ तो स्टीम टरबाइन के शेफ्ट से हमने जनरेटर के शेफ्ट को कनेक्ट कर दिया। तो स्टीम टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर को ट्रांसफर कर रहा है और उसके बाद जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो स्टीम हमारे स्टीम टरबाइन को रोटेट करा रही थी, तो वो स्टीम टरबाइन के ब्लेडों से टकराने के बाद दूसरे गेट से बाहर भी तो निकलेगी, दूसरे एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो वो तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो क्यों ना उसको हम पुनः यूज में ले आए। तो पुनः यूज में लाने के लिए क्या करेंगे? तो एक हाई स्पीड टरबाइन हो गई, एक लो स्पीड टरबाइन हो गई, ठीक है, लो स्टीम टरबाइन। तो लो प्रेशर की जो है स्टीम टरबाइन है, वो जो बची खुची एनर्जी है उसको पुनः हम लो स्टीम को लो स्टीम टरबाइन को सेंड कर देंगे, या फिर उसको पुनः रिसाइकल करके भेज देंगे, रिसाइकल करके भेजेंगे उसको पंप के माध्यम से, कंडेंसर के माध्यम से होते हुए इकोनोमाइजर में भेज करके उसको पुनः गर्म करके फिर से हाई स्पीड स्टीम टरबाइन के पास भेज सकते हैं। यानी कि एक पूरा सर्कल चला सकते हैं। ठीक है, नहीं बात समझ में आई होगी तो ये देख लीजिए कि हमारे पास ये फर्नेस है। क्या है? फर्नेस यानी भट्टी है। इस भट्टी के ऊपर हमने बॉयलर रख दिया है, ये बॉयलर में पानी है, पानी गर्म होकर भाप में बदला। अब ये भाप का पानी सीधा जाएगा कहाँ पे? स्टीम। ये स्टीम यहाँ से निकला और ये जाएगा कहाँ? हमारे स्टीम टरबाइन में जाएगा। ठीक है, हाँ, स्टीम टरबाइन में गया और दूसरा यहाँ से निकला कंडेंसर में गया। भाई यहाँ से जब स्टीम जब इसमें आ रहा है, इसको घुमा रहा है और इससे हमारा जनरेटर जुड़ा हुआ है, जनरेटर विद्युत शक्ति का उत्पादन कर ही रहा है। तो यहाँ से जो भाप यहाँ पे गया, ये हाई प्रेशर की स्टीम थी। अब यहाँ से स्टीम जब गया तो यहाँ पे कंडेंसर में गया, कंडेंसर में जाने के बाद यहाँ पे ये ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगा और इसको क्या करेंगे? यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे पंप के माध्यम से क्या लगा रहेगा? पंप के माध्यम से इसको पंप करके पुनः हम इसको बॉयलर में भेज देंगे। क्या करेंगे? पुनः बॉयलर में भेज देंगे पंप के माध्यम से। तो ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी? तो यानी कि हमारा ये वाष्प यहाँ लो प्रेशर में हो जा रहा था, लो स्टीम, तो हमारा वेस्ट हो रहा था। तब वेस्ट न होने पाए इसलिए हमने यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया। या फिर अगर हम चाहें तो यहीं से क्या करें, यहाँ से आ रहा है, हम यहीं पे इसको न लगा के, या फिर अगर हम यहाँ पे हीटर लगा दें या इकोनोमाइजर लगा दें, इसको और हीट करके यहाँ से निकाल करके हम पुनः एक टरबाइन को दे दें। और ये टरबाइन कैसी होगी? लो प्रेशर स्टीम टरबाइन। लो प्रेशर स्टीम टरबाइन को दे दें और यहाँ से हम निकाल करके कंडेंसर के माध्यम से, पंप के माध्यम से पुनः इसमें वापस भेज दें। ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बात समझ में आ रही कि नहीं? है ना, बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ही को बताते चले जाए, आप लोगों को समझ में ना आए और आप कहें कि सर आपने पढ़ाया समझ में नहीं आया, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं आएगा तो बिल्कुल कहिएगा, हम दूसरे शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए नया नया सब्जेक्ट है, ठीक है, आप लोगों के लिए।
तो यानी इसी प्रकार हम कह सकते हैं एनर्जी एफिशिएंट शब्द का किसी ने नाम लिया था अभी-अभी, तो सही कह रहे हैं कि हम उस एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, है ना? एनर्जी एफिशिएंट का मतलब उसकी ऊर्जा को और दक्ष तरीके से पूर्णतः हम इस्तेमाल कर लें ताकि फालतू हमारा वेस्ट ना जाने पाए। क्योंकि भाई देखो प्राकृतिक में हमारे कोयला, लकड़ी, ईंधन ये सारी चीज़ें जो है बहुत सीमित मात्रा में है। अगर इसका हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत जल्द ही खत्म हो सकते हैं। और दूसरा देखिए तो हमारा पहला क्या हो गया फ्यूल हो गया, दूसरा हो गया हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी का मतलब हो गया जल शक्ति, ठीक है? या जल में एकत्रित ऊर्जा का इस्तेमाल करके। तीसरा हो गया हमारा डीजल, डीजल एनर्जी या डीजल पावर कह सकते हैं, है ना? तो जो डीजल की हमारी जो शक्ति है उसका भी हम इस्तेमाल करके विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है? या एक नई एनर्जी को उत्पादित करने में हम इसका सहयोग ले सकते हैं। और चौथा हो गया न्यूक्लियर, ठीक है? तो ये एक हो गया हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि ये चारों हमारे पर क्या है एनर्जी के सोर्स है, क्या है ऊर्जा के स्रोत है। न्यूक्लियर एनर्जी ऊर्जा का स्रोत है, डीजल पावर भी ऊर्जा का एक स्रोत है और हाइड्रो एनर्जी भी ऊर्जा का एक प्रकार से स्रोत है। और फ्यूल यानी ईंधन, ईंधन यानी कि कोयला वगैरह, ठीक है? ये भी ऊर्जा का ही एक स्रोत है। स्रोत का मतलब वह तरीका या वह माध्यम जिसके द्वारा एनर्जी को उत्पादित करने में सहायता प्राप्त होती है ना? तो वो क्या हो गया सोर्स हो गया, ठीक है? न्यूक्लियर के द्वारा भी एनर्जी को उत्पन्न करने में मदद मिलती है या न्यूक्लियर के द्वारा ही हम एक ऊर्जा का उत्पादित कर सकते हैं। डीजल के माध्यम से भी हम ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं और हाइड्रो एनर्जी यानी कि जल में विद्यमान ऊर्जा का भी इस्तेमाल करके हम नई ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है? और फ्यूल, फ्यूल को भी हम बर्न करके दहन करके हम एक नई ऊर्जा का तो मतलब उत्पादित कर सकते हैं। जैसे कि कोयले को भी हमने जला जला करके क्या किया था कंबशन करके दहन करके भट्टी में हमने किया क्या था स्टीम को उत्पादित किया था। तो स्टीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हाँ, बिल्कुल आएगा बशर्ते ये सब जानते हैं ये नेचुरल एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है? नेचुरल एनर्जी में आएगा और लेकिन वो मॉडर्न खोज है। ये हमारा एंशिएंट है, यानी प्राचीन खोज जो है, प्राचीन समय से चला आ रहा है ना, ये न्यूक्लियर का, डीजल का, हाइड्रो एनर्जी का, फ्यूल का, वो भी सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल वो भी है, लेकिन वो आधुनिक युग में आ जाएँगी, नए रिसर्च के आधार पे। कोयला भी है। कोयला भाई इसी में तो आएगा ना फ्यूल वगैरह में। कोयला आएगा, हाँ, कोयला आ जाएगा। हाँ, सब उसी में आएगा। कोयला, डीजल, पेट्रोल बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी ईंधन के बारे में पूरा चीज़ पढ़ाया जाएगा कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ईंधन भी 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, सब पढ़िएगा ना। अभी तो ये सेक्शन अभी बस इतना इंट्रो दिया हूँ, अभी तो आगे चलना है, ठीक है? अब देखिए ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब देखो अपरंपरागत स्रोत का मतलब हो गया नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स तो नीचे दिख रहा होगा तो इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए जो आप पूछ रहे हैं ना, अब देखिए, ठीक है? वो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है परंपरागत। ये सारी चीजें बहुत समय पहले से चली आ रही हैं, सिर्फ इसको इसलिए हमने कहा परंपरागत स्रोत, ठीक है? प्राचीन समय से ही लोगों को खाना पीना पकाना था तो ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो क्या करते थे वो ईंधन का प्रयोग करते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ तो अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का भी बहुत ही उपयोग होने लगा है। जैसे में सोलर एनर्जी, अब लीजिए यहाँ पे सोलर एनर्जी देखिए, तो सारे एनर्जी तो बहुत है लेकिन उनको समय के अनुसार कैटेगराइज किया गया है। ये किसमें आएगा, ये कन्वेंशनल में आ जाएगा या नॉन कन्वेंशनल में आएगा सोलर एनर्जी। दूसरा आ जाएगा आपका विंड एनर्जी, लीजिए विंड पावर, है ना?
यानी कि पवन ऊर्जा। तीसरा पॉइंट देखिए टाइडल एनर्जी, अब आया टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी, अब आगे चलते हैं। देखिए जियोथर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी। चलिए पांचवा नंबर भी देखिए वेब एनर्जी। वेब मतलब तरंग ऊर्जा, यानी वेब पावर। ठीक है। फ्यूल सेल और थर्मोआयनिक कन्वर्टर। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल और थर्मोआयनिक कन्वर्टर। थर्मो आयनिक कन्वर्टर। ठीक है, देख रहे हैं ना। सेकेंड ईयर में हम आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे पिछले सेमेस्टर में? हाँ, EIM और एक तो था ना कोई, एक और था कोई कि बस एक ही था? अच्छा एक ही था। हाँ तो चलिए ठीक है, ये सारी चीजें अभी थर्ड ईयर में भी मैं पढ़ा रहा था RSC में, है ना, रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें भी हैं। तो देखिए अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, वेब एनर्जी, फ्यूल एनर्जी और थर्मो आयनिक कन्वर्टर। तो देखिए सोलर एनर्जी में सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, विंड एनर्जी में पवन की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, और टाइडल एनर्जी में, टाइडल का मतलब ज्वार भाटा, ठीक है, तो समुद्र में आने वाली ज्वार भाटा का इस्तेमाल करके हम शक्ति का उत्पादन कर रहे थे। और जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब ये है कि कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र है या ज्वालामुखी क्षेत्र है तो वहाँ के जमीन के अंदर जो है तापमान बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या करते हैं कि खुदाई करते हैं, बोरिंग करते हैं। तो जब खुदाई करते हैं तो उस जमीन के अंदर से जो जल होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो वो जल गर्म होता है, वो जल हमारे क्षेत्रीय इलाकों की अपेक्षा कहीं ज्यादा वो गर्म होता है। तो उस गर्म जल का हम क्या कर सकते हैं, सीधा उसको कम फ्लेम पर गर्म करके उसका उचित लाभ ले सकते हैं। ठीक है, भूमि के अंदर जो ऊष्मा है उसको क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम दूसरे रूपों में कर सकते हैं। जब उसमें खुदाई करते हैं तो पृथ्वी के अंदर का जो गर्म जल है वो भाप के रूप में ऊपर निकलता है। तो उस भाप को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं। तो हमको कम एनर्जी में उसको हीट करना बेहद आसान हो जाता है। इस तरह से हम पानी को 10 मिनट बॉयल करेंगे तब जाकर के वो भाप बनेगा। अब वो पहले से ही पृथ्वी के अंदर भाप के रूप में विद्यमान है और उसको हमने निकाला और उसको हीट करके उसकी तीव्रता को बढ़ा दिया, तीव्रता को बढ़ा दिया। पंप के माध्यम से हम टरबाइन के ऊपर नोजल के माध्यम से प्रेशर के रूप में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका प्यूरिफाई करके पीने उने के कार्यक्रम में ला सकते हैं, कपड़े धोने के काम में ला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा। ठीक है, तो तरंग ऊर्जा जैसे सूर्य की एनर्जी आ रही है या फिर समुद्र की जो लहरें हैं वेब, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो टाइड होता है, बहुत तेजी से पानी ऊपर जाता है, 6-6 फुट ऊपर, 12-12 फुट ऊपर जाता है और तेजी से नीचे आता है, तो एक पूरा लहर के माध्यम, लहर के रूप में चलती है। ठीक है, और एक वेब पावर, हल्की हल्की जो तरंगे उत्पन्न होती हैं। और ये फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास घड़ी में पेंसिल बैटरी लगती है वो एक प्रकार से सेल होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघटनीय सेल हो गया। सेल भी कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। ठीक है, तो ये फ्यूल सेल जो है रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया पे काम करते हैं। और जैसे कि घड़ी में इस्तेमाल होने वाली जो बैटरियां हैं या टॉर्च में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां हैं वो फ्यूल सेल के अंतर्गत आती है। और ये हो गया थर्मोआयनिक कन्वर्टर। तो इन सब सारी चीजों के बारे में आपने जाना कि ऊर्जा क्या है, पावर क्या है, ऊर्जा का उत्पादन कैसे हो रहा है और ऊर्जा के स्रोत क्या 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 है, और
नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है? आपने आज क्या पढ़ा? जरा एक बार मुझे फिर से रिमाइंड कराइए, मैं इसको रफ करता हूँ। मेरे विद्यार्थियों, एक बार मुझे रिमाइंड कराइए कि आज आपने लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी जो आप लोगों के दिमाग में है अभी। आवाज नहीं मिल रही है लग रहा है किसी को मेरी, क्या? हेलो। हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात। हाँ हाँ। ठीक है। तो देखिए, आज आज हाँ हाँ ठीक। ठीक बिल्कुल। ताकि इसमें देखिए, जब तक आपको मालूम नहीं रहेगा कि आज के लेक्चर में मैंने पढ़ा क्या, ठीक है, तो आप उस पर विचार कैसे करेंगे? तो आज आपने जो कुछ पढ़ा, लॉकडाउन का समय चल रहा है, घूमना फिरना तो है नहीं कहीं, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अपने घरों में जो भी कार्यक्रम है, काम धंधा है, अपना करते रहिए और अपने पढ़ाई को भी फोकस करते रहिए। ठीक है? तो अपने समय का सही तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। ठीक है? और जो चीजें हमने पढ़ाई, चाहे कोई भी टीचर आपको पढ़ाता हो, तो पहले उनकी चीजों को एक बार पढ़ने के बाद 1 घंटा बैठ करके उसको रिवाइज कर लेना चाहिए कि हमने आज क्या पढ़ा। तो दिमाग में बहुत सारी बातें आपके सेट हो जाएंगी। तो अगली बार जब उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है? थैंक यू क्लास। ओके, थैंक यू, थैंक यू।